रिसर्च का। तो लेट्स कंटिन्यू। कल हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रक्चरलिज्म की और मैंने लेवी स्ट्रॉस का आपको नाम बताया था और मैंने आपको एंथ्रोपोलॉजी इस आइडिया से भी इंट्रोड्यूस कराया था। लेट मी टाइप डाउन द नेम्स अगेन। एंथ्रोपोलॉजी, लेवी स्ट्रॉस। ओके, तो आज हम शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर समझने की। स्ट्रक्चर क्या होता है और उसे कैसे अप्लाई किया गया है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आई वुड एक्चुअली लाइक टू बिगिन with Dadaism, which actually tried to break the structure. Let us try to understand the whole idea in an opposite way. सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, ma'am. तो दादाइज्म या हिंदी में जिसे कहा जाता है दादावाद, ये इसकी टाइमलाइन जनरली दी जाती है 1915 से 1921 के बीच में। हालांकि ऐसा माना जाता है कि दादाइज्म कभी खत्म ही नहीं हुआ है। इसे अवान गार्ड मूवमेंट भी कहा जाता है। तो ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग टू। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया था। इन्होंने सबसे पहली बार मुझे लगता है परफॉर्मेंस को लेकर काम करना शुरू किया था। परफॉर्मेंस आर्ट, एक्सपेरिमेंटल काफी आर्ट इन्होंने किया था। हालांकि इनके बाद की इंटरेस्टिंग बात है कि इन्होंने एंटी आर्ट बनाना शुरू किया था, मतलब कला विरोधी कला बनाने का प्रयास किया था। किसी का माइक चालू है, कोई बात करना चाहता है या गलती से आपका चालू है माइक? तो ये जो पूरी मूवमेंट है, ये एक सोशल स्ट्रक्चर के खिलाफ जाने के लिए इसकी शुरुआत हुई है। ये हुई है शुरू बिल्कुल इमीडिएटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला जो विश्व महायुद्ध हुआ उसके तुरंत बाद शुरू ये मूवमेंट है। ये शुरू करी थी ट्रिस्टन ज़ारा नामक एक रशियन माइग्रेंट को। और फिर इन्होंने ये एंटी आर्ट मूवमेंट शुरू किया, जिसमें ये कहते हैं कि ये जो समाज है ये विकृत है, हिंसक है और इसे सौंदर्य की भावना नहीं है। इन्होंने जो मैनिफेस्टोज लिखे हैं, उन मैनिफेस्टोज में ऐसी सारी बातें लिखी गई है जहां वो सोशल स्ट्रक्चर को, जो समाज की व्यवस्था है, उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आई थॉट लेट अस बिगिन विद दिस पर्टिकुलर स्टाइल। ये एक्चुअली बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है समझने के लिए। These are the different, yeah. So let's look at this work of art. तो यहाँ नीचे जो बस्ट है वो बहुत पॉपुलर ग्रीक वर्क है, वीनस, और उसके ऊपर उन्होंने बेसिकली उन्होंने इस चीज को डिस्टॉर्ट किया है। The same is true for this very famous work
from Dadaism. We are looking at number of Dada works. Let us have a look at this particular work. I'm sure many of you have seen this work in your bachelor's. This is called as The Bride. Called as Bride Stripped Bare by her bachelors. It's a large glass. And this is how it is supposed to. मॅम मला दिसत नाहीये. बरं, कोणालाच दिसत नाहीये का? बाकी हॅलो येस. मॅम मला दिसत नाहीये इमेज. Can you leave and try to rejoin? तेजश्री, आवाज पण ब्रेक होतोय. कदाचित त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम असेल. थोडा इश्यू आहेच. ओके मॅम. ऑलराइट, तो दिस इज हाउ द वर्क लुक्स. ये इस तरह से वो प्रेजेंट हुआ है. ये बहुत नया वर्क नहीं है, बस इसे हम नए तरीके से देखने की कोशिश करेंगे. लेट अस ट्राई टू एनालाइज इट इन अ डिफरेंट वे. जैसे मैंने कहा, ये सारे ही आर्ट वर्क जो इस दौरान किए गए हैं, ये एंटी आर्ट वर्क या कला विरोधी कला है. और कला का क्यों कर रहा है दादाइज्म में? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये समाज जो है, इस समाज की जो व्यवस्था है, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सोसाइटी डज नॉट डिजर्व ब्यूटी. ये समाज व्यवस्था जो है, ये सौंदर्य को नहीं समझ पाता, इसलिए इनको सौंदर्य देने की जरूरत नहीं. अब ये आर्टवर्क जो है, ये हमारे पेंटिंग या आर्टवर्क के प्रति जो विचार है, उस स्ट्रक्चर में भी टिपिकली फिट नहीं होता है. मतलब अगर कॉलेज में मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं ये आर्टवर्क करना पढ़ा नहीं सकती, क्योंकि इसमें उस तरह से फंडामेंटल्स का यूटिलाइजेशन नहीं है. मतलब इट इज अ रिएक्शनरी वर्क है ना, ये रिएक्शन है किसी की. पर इसमें फिर भी कॉम्पोजिशन का सेंस है. इसमें उन्होंने, मतलब अगर इसका टाइटल मैं निकाल दूं, तो ये वर्क मुझे एक एब्स्ट्रैक्ट वर्क की तरह अप्रिशिएट करना आ सकता है, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है आपको. अब दादाइज्म का और एक वर्क हम देखते हैं. ये बहुत पॉपुलर वर्क है, द फाउंटेन ना. और ये भी क्या है, ये बेसिकली ये वर्क भी क्या करता है, ये डिसाइडेड स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है. दिस इज ट्राइंग टू डिस्टॉर्ट द स्ट्रक्चर. या तो अब स्ट्रक्चर होता क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्ट्रक्चर? व्हाट एग्जैक्टली इज अ सोशल ऑर्डर? अब ये समझ लीजिए, ये है हमारी दुनिया. दिस इज आवर वर्ल्ड. और इस दुनिया में हर तरफ यहाँ अलग अलग लोग जी रहे हैं. और बहुत पुराने समय से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं. तो व्यवस्थाएं जो है वो आपस में घुल मिल रही है ना. पर जब से मानव की निर्मित हुई है, तब से मानव ने कोशिश की है कि वो कोई एक व्यवस्था बनाए. तो अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हमने दुनिया में देखी है, और उस व्यवस्था के बनने के पीछे कोई ना कोई लॉजिकल रीजनिंग कारण होता है. प्राग ऐतिहासिक कालखंड से अगर हम देखें, इफ यू लुक एट प्री हिस्टोरिक आर्ट, तब भी हमारी एक तरह की व्यवस्था थी कि कोई एक लीडर हुआ करता था. हम लोग हंटर गैदरर्स थे. हंटर गैदरर्स यानी कि हम शिकारी थे, और हम सामग्री जमा किया करते थे. तो उस जमाने में जब मानव बहुत शक्तिशाली नहीं था, जब प्राणी मानव से शक्तिशाली थे, तो छोटे छोटे पंछियों की, छोटे जानवरों की शिकार मानव किया करते थे. और बड़े जानवर ने जो शिकार करी है,
उससे बचा कुचा खाना वो खाया करते थे। तब मानव की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 24-25 साल। उस दौरान के कंकाल जो हमें मिले हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा उम्र 24-25 साल की है। इट्स नॉट ओल्डर देन दैट। तो इस दौरान जैसे हमने कहा कि जन्म ज्यादा महत्वपूर्ण था मृत्यु से ज्यादा। बर्थ वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन डेथ। तो मातृ देवताओं की उपासना करने की प्रथा शायद उस दौरान चली आई हो। पर उससे भी महत्वपूर्ण था कि जिंदा जो लोग हैं उनके लिए काफी खाना उपलब्ध होना, काफी मात्रा में खाना उपलब्ध होना। और इस वजह से मानव ने गैदरिंग मतलब संग्रह करना शुरू किया। वी स्टार्टेड गैदरिंग। और बायोलॉजिस्ट का मानना है कि जो कल हम बात कर रहे थे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस की, मतलब हमारा सुप्त मन होता है, एक हमारा जागृत मन होता है। सुप्त मन क्या होता है, सबकॉन्शियस क्या होता है। अब इसमें थोड़ी स्पिरिचुअलिटी भी मिक्स हो जाती है क्योंकि इसके पीछे बहुत ठोस ऐसे उत्तर हमारे पास नहीं है। तो कुछ सभ्यताएं मानकर चलती है, जैसे भारतीय सभ्यता है कि पुनर्जन्म होता है। तो जो आत्मा जो है हमारी वो पहले किसी और शरीर में वास करती थी तो अब पर्सनैलिटी लेकर पैदा हुई है। कुछ सभ्यताएं मानकर चलती है कि गर्भ में संस्कार होते हैं। कुछ सभ्यताएं मानकर चलती हैं कि व्यक्तित्व जो है ये स्पिरिट कहीं और से भगवान की देन होती है। तो उसके पीछे हम अलग अलग तरह के रीजन देने की कोशिश करते हैं। पर जो भी कारण हो ये हमें पता, बायोलॉजी ये कहती है कि हमारी जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, मतलब जो जीव शास्त्र की दृष्टि से हमारे माता पिता होते हैं, उनकी जो बुद्धि है, उनका जो मन है, उसका थोड़ा या ज्यादा प्रभाव बच्चों के मस्तिष्क पर होता है। और ये आज उनको पता चल रहा है कि हजारों सालों से, मतलब तकरीबन कितने साल, 50-60,000 ईयर्स, 40-50 हजार साल से मानव की जो आदत है संग्रह करने की वो आज तक कायम है। और इसीलिए हमारे बायोलॉजिकल बीइंग में हमारा जो सबकॉन्शियस है, हमारा सुप्त मन है, उसमें हमें संग्रह करने की नेचुरली आदत होती है। हर इंसान कोई ना कोई संग्रह करता रहता है। और ये जो हमारी आदतें हैं ये व्यवस्था से ऑपोजिट होती है काफी बार। मतलब व्यवस्था में इसका लॉजिक नहीं है। ये दादाइज्म से कैसे कनेक्ट हो रहा है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। तो जैसे ये आई थिंक मोस्ट ऑफ अस विल अग्री, हम ऑलमोस्ट सारे ही लोग ये मान्य करेंगे कि हम सबको चीजें बटोरने की आदत होती है ना। तो बचपन में हम लोग काफी लोग पोस्टल स्टैम्प्स का कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन करना ये बेसिकली हमारी आदत है। पीपल गो ऑन कलेक्टिंग, आर्ट कलेक्ट करते हैं, पोस्टल स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं। काफी लोग अपनी पुराने सारे कपड़े रखते हैं, लकी शर्ट्स एंड ऐसी लकी पैंट्स, लकी शूज, ऐसी आइडियाज होती है। तो उनका उपयोग खत्म होने के बाद भी हम उनको बटोर कर रखते हैं। और ये जो हमारी बायोलॉजिकल आदतें हैं ये हमारे सोशल ऑर्डर से ऑपोजिट होती है। सोशल ऑर्डर मतलब समाज व्यवस्था। तो समाज व्यवस्था में या हमारे लॉजिकल बीइंग में इसका कोई कारण नहीं होता है। और आर्ट में हमें दिखाई दिया है, जैसे दादाइज्म में हमें दिखाई देता है कि ये जो सोशल ऑर्डर के ऑपोजिट आइडियाज है ये काफी बार मानव के निर्मिति में या सृजन में उभर कर आती है। तो ये जो चीजें रखने की आदत है उसी का रेफरेंस हमें दादाइज्म में दिखाई देता है जब वो स्ट्रक्चर तोड़ने की कोशिश करता है। तो गोइंग बैक टू द आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये हमारी दुनिया है और इस दुनिया में काफी सारी सभ्यताएं हैं। तो हम इन्हें ऐसे राउंड्स कर सकते हैं। तो सभ्यता का कुछ भाग जो है ये यूनिवर्सल है, मतलब ये जो अंदर का सर्कल है ये हमारा विश्व है। तो कुछ सभ्यता का आधा जो भाग है वो वैश्विक है। इट इज कॉमन टू एवरीबडी, मतलब अंदर की तरफ जो आता है वो एक जैसा है। वेरी रॉ ड्रॉइंग बट आई होप यू अंडरस्टैंड।
और सभ्यता का बाकी का आधा भाग जो होता है वो उस सभ्यता का अपना कुछ होता है. इट इज यूनिक टू दैट सिविलाइजेशन. अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जब उस सभ्यता को काल में हम आगे बढ़ाते हैं या वो एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल होते हैं, वो व्यापार के लिए एक दूसरे से मिलते हैं या उनमें शादियां होती है या कोई भौगोलिक कारण से वो माइग्रेशन कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो शायद यहाँ पे जो सर्कल है ये सर्कल यहाँ ज्वाइन हो रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये इंटरमिंगल हो रहा है. तो अब यहाँ पे क्या हुआ है? ये दोनों सभ्यताएं मिलकर यहाँ और उनकी मूलभूत सभ्यता, ये कॉमन फैक्टर हो रहा है. तो इन दोनों सभ्यताओं में जो कॉमन है वो वैसे का वैसा रहा. अब ये इंटरसेक्ट होने की वजह से ये जो बीच का पार्ट है, यहाँ पे नई सभ्यता की शुरुआत होगी. अ न्यू स्ट्रक्चर इज बीइंग क्रिएटेड. और इन दोनों स्ट्रक्चर्स का अपना कुछ है, वो वैसे का वैसा बचा है. आपको ये बात समझ में आ रही है? आर यू फॉलोइंग मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिंप्लीफाई करना है तो मैं कलर थियरी की बात कर सकती हूँ कि जैसे आप समझिए कि ये प्राइमरी कलर्स है, ये येलो है और ये ब्लू है, ये दोनों प्राइमरी कलर्स है. अब इन दोनों के मूलभूत कोई गुण है, पर ये पूरे कलर के वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं, रंग के विश्व को बिलोंग करते हैं. और रंगों की अनुभूति हमें आती है प्रकाश से, लाइट से. तो प्रकाश नहीं है तो ना पीला दिखाई देगा ना नीला दिखाई देगा. तो ये उनमें कॉमन फैक्टर हुआ. जब पीला और नीला घुल मिल जाते हैं तो एक तीसरा नया रंग बन रहा है, हरा रंग, जो कि यहाँ पे जो मैंने रेड दिखाया, दो अलग सभ्यताएं मिलने के बाद एक तीसरी सभ्यता की शुरुआत होती है. दैट इज ग्रीन. येलो और ब्लू मिक्स होके ग्रीन बन रहा है. अब ये जो ग्रीन है ये अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आ रहा है. राइट? ग्रीन इज ब्रिंगिंग हिज ओन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो अब ग्रीन में अगर मैं काला और सफेद डालूं, ग्रीन अगर डार्क हो या लाइट हो, तो उसकी अपनी खूबियां हैं. उसके अलावा ग्रीन में येलो के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और ब्लू के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आइडेंटिफाइड है. तो इस तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से दुनिया भर में घुलते मिलते गए हैं. पर फिर भी इनमें कॉमन फैक्टर क्या है कि इनमें एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इनमें एक व्यवस्था है. क्योंकि व्यवस्था के बिना मानव जाति साथ में रहना पॉसिबल नहीं है. हम लोग साथ सारे जी रहे हैं क्योंकि व्यवस्था है, ऐसा स्ट्रक्चरलिज्म मानता है. कि वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चरलिज्म. तो स्ट्रक्चरलिज्म ये मानकर चलता है कि ये पूरी दुनिया में ये स्ट्रक्चर कायम है. अब ये समझने के लिए, जैसे मैंने कल आपको बताया कि लेवी स्ट्रॉस ने ये इन सारी सभ्यताओं के मूल तक जाने की कोशिश की और उसके लिए उन्होंने लोक कथाएं पढ़ना शुरू किया. अब दो लोक इनमें बहुत इंटरेस्टिंग लोक कथाएं पाई जाती है. वी सी लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग आइडियाज. अब क्योंकि हम दादाइज्म की बात कर रहे हैं तो हम स्ट्रक्चर के बाहर के दो कैरेक्टर्स को लेके समझने की कोशिश करते हैं. तो आई विल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू कैरेक्टर्स. वन इज कॉल्ड डायोनिसस, द अदर इज कॉल्ड अ शिवा. भारत में शिव जो है और ग्रीक में डायोनिसस है. इनका कंपैरेटिव स्टडी करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना है. तो आप जनरली अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के व्यू से देखें तो भगवान क्यों बनाए जाते हैं? भगवान इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सब लोग साथ मिलकर कोई ऐसी व्यक्ति या विचार को फॉलो करे, उस विचार को मानकर चले जो हमसे बड़ा है. तो जब अगर दो ही लोग, दो जीवित इंसान एक दूसरे को बताने की कोशिश करे कौन सही है, तो हर बार एक कहेगा आज मैं सही हूं, दूसरे दिन दूसरा कहेगा मैं सही हूं, क्योंकि वो दोनों इक्वल पैरामीटर पर है. तो दो इक्वल्स जो होते हैं वो एक दूसरे का जनरली नहीं सुनते. तो उन दोनों को एक दूसरे का सुनने के लिए, समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर, एक काल्पनिक व्यवस्था बनाई जाती है जिसमें पूरी व्यवस्था से बाहर के किसी व्यक्ति या विचार को बड़ा बनाया जाता है. तो इजिप्शियन पीरियड में
ये विचार था मृत्यु के बाद का जीवन, जिसके लिए पिरामिड बनाए जाते थे। तो क्योंकि वो लोग ऐसा मानकर चलते थे कि उनका फरो या उनका राजा जो है वो भगवान का रूप है, और उस भगवान के रूप के लिए हमें ये व्यवस्था करनी है कि मृत्यु के बाद भी उसका जीवन अच्छे से बना रहे, क्योंकि पूरी सभ्यता ने ये मान्यता बनाई और पूरी समाज व्यवस्था ने इस मान्यता को स्वीकारा, तो उनकी संस्कृति बनती गई। हमारी भी ऐसी संस्कृतियां होती है, जैसे हम लोग आई एम नॉट गोइंग टू गो स्पेसिफिकली टू रिलीजन, पर जैसे हम लोग गवर्नमेंट, जुडिशरी सिस्टम, इन सारी चीजों को मानकर चलते हैं, तो ये क्या है? एक विचार है। बेसिकली इट इज अ थॉट। गवर्नमेंट कोई एक व्यक्ति नहीं है, गवर्नमेंट एक विचार है, और उस सरकार को चलाने के लिए हम लोग अपॉइंट करते हैं इलेक्शन से, है ना? उसी तरह से कंपनी होती है, कंपनी बनाई जाती है और उस कंपनी के सीईओ, ट्रस्टीज या बोर्ड मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं। तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। व्यवस्था कितनी मजेदार है ये आप सोचिए, कि सरकार गिर जाती है, पर उसी सरकार जो जिन लोगों ने बनाई थी, वो लोग दोबारा दूसरी पार्टी या अपनी ही पार्टी दूसरी पार्टी को मिलाकर नया सरकार बना सकते हैं। तो जब मैं कहती हूँ सरकार गिर गई, तो एक्चुअली कोई गिरा ही नहीं है, एक कल्पना है, वो गिरी है। उसी तरह से जब कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, कोई कंपनी जो है उसके खिलाफ अगर कोई केस दर्ज हो कोर्ट में, तो जो सीईओ है वो रिजाइन कर देगा और उस कंपनी पे सालों साल केस चलता रहेगा, क्योंकि कंपनी एक्चुअली में सिर्फ ऑन पेपर है, कंपनी एक कल्पना है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? आर यू फॉलोइंग मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. व्यक्ति ना होते हुए एक व्यवस्था के खिलाफ हम केस कर सकते, एक व्यवस्था सक्सेसफुल हो सकती है। और अगर वो व्यवस्था बिगड़ जाए, जैसे कोई कंपनी है, जैसे कार कंपनी है, उनके खिलाफ केस हो गया, तो सीईओ ने रिजाइन कर दिया और दूसरे नाम से कंपनी खोल के एग्जैक्टली वही इंडस्ट्री चलाता रहा, और जो पुरानी कंपनी है उस पर केस चलता रहा। तो केस किस पर चल रहा है? व्यवस्था पर चल रहा है। इट इज अ सिस्टम। तो क्योंकि पूरी सिस्टम ही कल्पना से बन रही है, इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी में उन कल्पनाओं का अभ्यास किया जाता है। तो आप उस कल्पना को, एज आई वाज सेइंग, डायोनिसिस और शिवा के रूप में हम समझने की कोशिश करते हैं। देन वी विल कम बैक टू द आइडिया ऑफ फाउंटेन। प्लीज टेल मी इफ इट इज बिकमिंग कंफ्यूजिंग एट एनी टाइम। तो अब सामान्य तौर पर व्यवस्था के रूप से देखा जाए तो ग्रीक सभ्यता और भारतीय सभ्यता बहुत अलग नहीं है। प्लेटो ने यूटोपिया की जो कल्पना रखी थी, वहां उन्होंने विभाजन किया था कि समाज की व्यवस्था जो है वो 4 कैटेगरीज में विभाजित हो। तत्वज्ञ, क्षत्रिय, खेती करने वाले, और जो उपयुक्तता के प्रति काम करेंगे, ऐसी 3rd कैटेगरी थी। और चौथे थे गुलाम, स्लेव्स। So slaves is not an appropriate translation, पर जो काम करने वाले लोग हैं, मूलभूत काम करने वाले लोग, ऐसे 4 कैटेगरीज में प्लेटो ने यूटोपिया को विभाजित किया था। इसके बहुत ही पास जाने वाली भारत में वर्ण व्यवस्था है बनी, जो उसी दौरान बनाई गई ना। तो ये सक्सेसफुल हुई या नहीं है बात की बात है, पर मूलभूत तौर पर दोनों समाज व्यवस्थाओं ने एक जैसा विचार किया। दोनों ही समाज व्यवस्थाओं ने सृष्टि में जो सारे एनर्जी थी, ऊर्जाएं थी, जैसे एयर है, पानी है, हवा है, सूर्य है, चंद्र है, इन सारी जो सृष्टि की अनुभूतियां थी, उनको भगवान बनाकर उनकी पूजा करना शुरू किया, उनको मानवीय रूप दिया, उनको ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए। तो वेदों में भी आप ऋग्वेद में पढ़े तो आपको इसी तरह के सारे रेफरेंसेस दिखाई देते हैं। अगर आप ग्रीक अर्ली माइथोलॉजी पढ़े तो उसमें भी इसी तरह के रेफरेंसेस हमें दिखाई देते हैं। मतलब उन्होंने तो और भी भारत जैसे भारत में कामदेव है,
तो ग्रीक पीरियड में हमें दिखाई देते हैं इरोस। और ये दोनों किस चीज के मूर्तियां है? ये सृजन की मूर्तियां है। ये कामदेव और इरोस क्या है? क्रिएटिविटी गॉड्स है, सृजन के भगवान है। फिर हमें एफ्रोडिटी है, सौंदर्य की देवता है। तो इसी तरह के भगवान हमें भारत देते हैं। तो इसलिए मैं इन दो समाज व्यवस्थाओं की तुलना कर रही हूँ। तो इन दो समाज व्यवस्थाओं में, जैसे ये इंडिया है और ये ग्रीक है, तो इनमें ये आधे पार्ट कॉमन क्या है कि ये दोनों ही सभ्यताएं ऑक्यूपेशन, व्यवसाय के हिसाब से समाज की व्यवस्था बनाने में रुचि रखती है। Both these systems believe in dividing the society based on occupations. और क्या सिमिलैरिटीज है अंदर के सर्कल में? और क्या आता है कि ये दोनों सभ्यताएं सृष्टि की जो ऊर्जाएं है, सृष्टि से जो हमें मिलता है, उनकी पूजा करने में बिलीव करती है। दे बिलीव इन प्रेइंग टू द एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स। अब इन दोनों में अलग क्या है? भारत और ग्रीक में अलग क्या था कि भारत और ग्रीक की सभ्यता में मूलभूत फर्क ये था कि ग्रीक सभ्यता जो है वो प्रजातंत्र थी और वो वास्तववाद में मानती थी। वो एक रियलिटी को मानकर चलती थी। अब इससे बिल्कुल अलग तरह से भारतीय सभ्यता थी। मतलब अब हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं। तो भारत की सभ्यता में क्या था? भारतीय सभ्यता में उस दौरान महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें लीडर, सिंगल लीडर, राजा जैसा एक लीडर होने की व्यवस्था थी। तो ये ग्रीक से अलग था, है ना? और भारत में एक सत्य की परिभाषा नहीं थी। भारतीय विचारधारा में सत्य और मिथ्या दोनों ही ज्ञान के प्रकार थे। तो ये एक मूलभूत फर्क है। दिस इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन बोथ द सिस्टम्स। दोनों व्यवस्थाओं में ये फर्क है। अब इन दो भिन्न व्यवस्थाओं में इंटरेस्टिंगली हमें दिखाई देते हैं दो कैरेक्टर्स, डायोनिसिस और शिव, जो काफी एक जैसे हैं, है ना? तो शिव के बारे में तो हमें पता है। कैसे शिव के बारे में कोई शेयर कर सकता है? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है शिव के? सबको पता है ना ये। नाउ डोंट ट्रीट हिम लाइक अ गॉड। थोड़ी देर के लिए वो भगवान है, ये हम साइड में रख दे, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे मैम मी बोलू? यस। मॅम ही इज मोर लाईक अस. म्हणजे त्यांनी फॅमिली ठेवली. ही कॉन्सन्ट्रेटेड ऑन हिज फॅमिली ऑल्सो. आणि त्यांनी पर्सनली स्वतःचं जे पीस ऑफ माइंड आहे, कीपिंग द सोशल फॅक्टर ऑल्सो अँड कीपिंग हिज ओन पर्सनल मेंटल पीस, या दोघांना बॅलन्स ठेवायचा प्रयत्न केला. आणि प्लस त्यांचे काही काही असे स्टोरीज आहेत जिथे त्यांनी असं सांगितलंय की यू हॅव टू कीप युअर सेल्फ रिस्पेक्ट इवन इन युअर फॅमिली. तुम्हाला जर इन्व्हिटेशन नसेल, जसं एक सतीची कथा झाली ज्याच्यामध्ये शी वॉज नॉट बीन इन्व्हायटेड. So where he said you have to take that stand. If he is not invited means he doesn't want you. So don't go there. तर त्यांचा जो प्रॅक्टिकल अप्रोच होता, डोंट गेट हर्ट, अननेसेसरी स्वतःला हर्ट करण्यापासून वाचवा. अँड डोंट गेट फील बॅड ऑल्सो अबाउट इट. इगो नका ठेवू त्याच्यामध्ये. तो फॅक्टर मला त्यांचा तिथे आवडलेला. वेअर सती वॉज व्हेरी इमोशनल अँड शी वॉज व्हेरी केअरिंग. इन त्यांचा पार्ट खूप डिफरंट होता शिवापेक्षा. And Shiva was very practical about not getting hurt, keeping your ego aside, and being very practical. ओके, तो कह सकते हैं कि शिव जो है वो काफी ह्यूमन लाइक थे. Yeah, he was very human. म्हणजे त्यांच्यामध्ये तो डिसिजन मेकिंग पॉवर होता ना, त्याच क्षणी घ्यायचा. तो मला आवडतो त्यांच्या कथामध्ये. ओके, although we see lot of evolution. तो शिव के और क्या एट्रीब्यूट्स है? टिपिकल एट्रीब्यूट्स क्या? What makes him different from ही मेंटेन्ड हिज फॅमिली ऑर्डर मॅम. त्यांनी फॅमिली स्ट्रक्चर बनवलं. रादर अदर देवांचा ना फॅमिली स्ट्रक्चर नाही आहे. ही केप्ट हिज, म्हणजे त्यांना 2 मुलं होती. ही ते वाईफ बरोबर राहत होते. म्हणजे त्या दोघांमध्ये जो बॅलन्स्ड आउट होता तो मला आवडला. म्हणजे पार्वती वॉज नॉट कम्प्लिटली त्यांची जी म्हणजे जसं आपण लक्ष्मींना बघू तर ती देवाचं पाय चेपते. म्हणजे शी इज
विष्णूला पायाजवळ बसते, पण शिवच्या बाजूला पार्वती बसते. शी इज नॉट सिटिंग एनिवेअर, म्हणजे ना हेड ना पाय, बट शी इज सिटिंग विथ हिम. म्हणजे जे असतं ना की एक कम्पॅटेबिलिटी विथ द पार्टनर, ते मला खूप दिसतं त्यांच्यामध्ये. विथ म्हणजे एका ह्याच्यामध्ये इव्हन ही किप्स हिज सन, म्हणजे ते जे एक आहे ना फॅमिलीलाच पकडून चालणं. इवन आय एम ऑल्सो लिव्हिंग दिस लाईफ, बट आय एम ऑल्सो हॅव्हिंग माय फॅमिली विथ माय सेल्फ. ते वाला पार्ट शिव मध्ये डिफरंट आहे. ओके, ऑल राईट, व्हेरी इंटरेस्टिंग. ओके, व्हॉट, एनीबडी एल्स, अजून कोणी शेअर करेल? थँक्यू. थँक्यू मॅम. मला actually कोण बोलते दिसत नाही कारण मी स्क्रीन शेअर करतीये, सो ठीक है नेम, बट या यस. फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में क्या कह सकते हैं हम कि वो उनको बताया है कि वो, पहली बात तो ये है अलग इस कैरेक्टर के बारे में कि ये अर्थ पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, है ना. मतलब वो कैलाश पर्वत में पर रहते हैं ऐसा कहा गया है. फिर वो जटा कहा जाता है शिव की. जटा, जटा यानी क्या कि कंघी नहीं किए हुए बाल ना, अनकोम्ड है, तो जटा है शिव की. फिर उनके फिर ऐसा कहा जाता है कि वो शमशान में रहा करते थे. शिवगण जो है आज भी, हालांकि बहुत माइथोलॉजी आज बदल गई है, पर आज भी शिवगण ऐसे लोग हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग दिखाए जाते हैं काफी बार, या मोटे हैं, या ऐसे सारे कैरेक्टर्स हैं जो समाज में जनरली मान्यता प्राप्त लोग नहीं होते. मतलब गुस्से वाले लोग हैं, हिंसक लोग हैं, तो ये सारे बन गए शिवगण. और उनका जो वाहन है वो है नंदी, है ना. तो नंदी कौन है? बुल, इट्स अ बुल, है ना. वो एक बैल है, और वो कौन सा बैल है? वो ऐसा बैल है जो खेती बाड़ी के लिए यूज नहीं हो रहा है. वो खुला सांड है, मतलब खुला छोड़ा हुआ बैल है. अब इसी को पैरेलली हम डायोनिसस नाम का कैरेक्टर देखे जो ग्रीक पीरियड, ग्रीक सिविलाइजेशन में आता है. तो डायोनिसस है वो बहुत सिमिलर है. वो भी एक बैल को लेकर घूमता है, उसके हाथ में शिवा को काफी बार दिखाया गया है हाथ में ये पीते हुए, व्हाट चिलम पीते हुए दिखाया गया है. He is quite often shown as intoxicated. आज भी प्रसाद के रूप में दी जाती है. डायोनिसस जो कैरेक्टर है वो भी एक जगह से दूसरी जगह घूमता हुआ कैरेक्टर दिखाया है. ही इज अ नोमैड, मतलब वो एक जगह कहीं नहीं रहते हैं, वो घूमते रहते हैं. उस बैल उनके साथ है, उसकी घंटियां बजती रहती है. ये वाइन पिए हुए कैरेक्टर है डायोनिसस. तो डायोनिसस को बाद में तो वाइन गॉड के रूप में दिखाया गया है, पर अर्ली माइथोलॉजी में शिवा और डायोनिसस में हमें ये काफी सिमिलैरिटीज दिखाई देती है. पर एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स इन दोनों व्यवस्थाओं के जो भगवान है उनसे लड़ते हैं, उनके उनसे काफी अलग है. तो सती की स्टोरी का जो रेफरेंस अभी दे रहे थे, तो वो क्यों घटी? क्योंकि शिव को वहां बुलाया नहीं गया, उनको नाकारा गया, उनको मान सम्मान नाकारा गया. तो अगर हम थोड़ी देर के लिए हमारे धर्म को बाजू में रख दे और सोचे कि ये क्या कैरेक्टर है, मतलब ये कंघी नहीं कर रहे अपने बालों की, ये एनिमल स्किन है ना, शेर जानवर की खाल लपेट कर बैठे हुए हैं, पूरे शरीर पे इन्होंने राख लगा के रखी है. ये बेसिकली शहर के बाहर कहीं रहते हैं, मतलब जहां ज्यादा लोग नहीं रहते वहां जाकर ये इंसान रह रहा है. तो एक हिसाब से देखा जाए तो समाज बाह्य है ये, ही इज आउटसाइड द सोसाइटी. और डायोनिसस भी उसी तरह का कैरेक्टर है. तो हर समाज व्यवस्था में उस समाज व्यवस्था के विपरीत कोई चीज होती है जो उसी दौरान होती है, और समाज व्यवस्था से विपरीत जो चीज होती है वो लोक कथाओं में आती है. तो शिव और डायोनिसस, ये दो कैरेक्टर्स जो है वो उस दौरान की लोक कथाओं में आते थे.
और उन्होंने वो सारी चीजें करी जो व्यवस्था से परे थी. He did something which was against the society. हर बार उन्होंने इसी तरह से किया है. तो ज्यादातर आज हम धार्मिक रूप से शिव को देखते हैं, पर अगर आप पुरानी कथाएं पढ़े, शिव लीलामृत काफी पुरानी है, या आप कालिदास जैसे लेखकों की या भास जैसे नाटककारों की आप अगर नाटक पढ़े, कुमार संभव करके नाट्य है एक बहुत प्रचलित, या दक्षिण में आप जाएंगे तो भिक्षाटन शिव करके एक बहुत प्रसिद्ध शिल्प शिव का बनाया जाता है. आजकल तो कम हो गया है, पर पहले बनाया जाता था, जिसमें शिव जो है वो अपनी वाइफ सती उनकी मृत्यु से शोककुल है, और उन्हें कोई सुध बुध नहीं है कपड़ों की, ना बालों की, ना किसी चीज की. तो बिल्कुल कोई कपड़े बिना पहने, हाथ में कंकाल स्कल लेकर, मतलब कंकाल का जो सिर है वो हाथ में लेकर, वो भिक्षा मांगते हुए, खाना मांगते हुए घूम रहे हैं. और वो शिल्पों में ऐसा दिखाया गया है कि वो इतने बेहद खूबसूरत है कि उनको कोई होश नहीं है, पर उनको देखते ही घर में जो औरतें हैं वो उनके पीछे पीछे रोड पर चल रही है. आई डोंट हैव दैट इमेज विथ मी राइट नाउ, पर आप हिस्ट्री में करेंगे तो आपको दिखाई देगा. वैसे तो हिस्ट्री क्लास में नहीं ले रही हूँ, तो मैंने हर इमेज नहीं बटोरी है. तो ऐसे दिखाया है कि शिव जो है वो स्कॉर्न्ड ओवर है, मतलब वो भगवान जैसे नहीं बिहेव कर रहे. और नेकेड फिगर्स भगवान के काफी कम दिखाए गए हैं माइथोलॉजी में इतने अर्ली टाइम्स में, पर वो वैसे घूम रहे हैं, और जो महिलाएं हैं वो उन्हें देखकर बहुत श्रृंगार भाव को महसूस कर रही है. अब डायोनिसस भी इसी तरह का कैरेक्टर दिखाया है. मतलब डायोनिसस जहां जाता है वहां वाइव्स अपने हस्बैंड को, मतलब पत्नियां अपने पतियों को छोड़कर डायोनिसस के साथ जाने के में उत्सुक है. तो शिवा का बाद में जो प्रारूप आता है, जैसे ये बात करी थी कि वो पारिवारिक दिखाए हैं, तो बाद में भी जो शिल्प शिव के इसी हिसाब से दिखाए हैं, वह श्रृंगार भाव काफी मात्रा में दिखाई देता है. छेड़खानी कर रहे हैं, रावण कैलाश हिला रहे, तो पार्वती उन्हें सिमट कर बैठी है. वो खेल रहे हैं शिव और पार्वती, चौपट खेल रहे हैं, वहां पार्वती को वो गुस्सा दिला रहे हैं. तो इस तरह से ये जो कैरेक्टर एक डिफाइंड है. बाकी गॉड्स के कैरेक्टर्स हमें इस तरह से डिफाइंड विजुअल आर्ट्स में नहीं दिखाई देते अर्ली टाइम्स में. तो अब ये विषय कहाँ से आ रहे थे, वेयर वर दीज टॉपिक्स कमिंग फ्रॉम? ये तो इस तरह का जो अभ्यास किया जाता है ये एंथ्रोपोलॉजी के अंडर किया जाता है. तो स्ट्रक्चर के खिलाफ का भी अभ्यास किया जाता है. तो ये कथाएं हमें क्या दर्शाती है कि स्ट्रक्चर कैसे टूट रहा है. तो ये स्ट्रक्चर के बाहर की चीजें पता करते ही हमें स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है. वी आइडेंटिफाई एंटी स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चरल बोथ थिंग्स. तो डायोनिसस भी थे, वो इसी तरह के थे. डायोनिसस भी बहकाते थे औरतों को. डायोनिसस जो है वो भी बैल के साथ घूमते थे. और ये कौन सा बैल है? ये बैल ऐसा है जो बिल्कुल खुले आम घूम रहा है, मतलब उसको कोई काम नहीं है ना. तो ये कौन से बैल होते हैं जिनको दूसरे गाय जो होती है गांव में, उनको बच्चे पैदा करने के लिए एक कोई इंसान पालता है. तो इनको प्लोइंग के लिए यूज नहीं किया जाता है. तो ऐसे बैल है. तो हर इमेज जो है इस एंथ्रो स्टोरी में, इस माइथोलॉजी में, वो थोड़ी सी हटकर है. वो व्यवस्था से थोड़ी आगे, थोड़ी सी बाहर निकल कर है ना. तो इस तरह के स्टोरीज का अभ्यास लेवी-स्ट्रॉस ने करना शुरू किया एंथ्रोपोलॉजी में. तो उन्होंने अफ्रीका जाके वहां की स्टोरीज ढूंढी, फिर स्पेनिश फोक टेल्स ढूंढी, फ्रेंच फोक टेल्स ढूंढी, जर्मन फोक टेल्स ढूंढी, और ये सारे ढूंढकर उन्होंने उसमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढे जिनको उन्होंने कहा ए. फिर उन्होंने दोनों सभ्यताएं मिक्स होकर जो बनता है, मतलब ये जो पार्ट हमने देखा, वो पार्ट को ढूंढा, उसे उन्होंने कहा बी. और फिर उन्होंने ढूंढा ऐसा भाग उन कथाओं में जो बिल्कुल एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं था, इसको उन्होंने कहा सी. तो अब हमारे पास क्या बनता है? ए
which is common in all stories. तो हम ऐसे लाते हैं 2A, तो ये हुआ B जो इन दोनों को मिलाकर बना है, और ये हुआ C जो बिल्कुल इसी सभ्यता में है और कहीं भी नहीं है। और ये सारी स्टोरीज ढूंढ के उन्होंने ढूंढने की कोशिश की कॉमन एस्थेटिक्स को, कि अगर अलग अलग सभ्यताओं में, सभी सभ्यताओं में ए पाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मानव कहीं भी कैसी भी भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था में रहे, उनकी कुछ मान्यताएं जो है वो बिल्कुल एक जैसी। तो जब हम दादाइज्म की बात कर रहे हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? तो ये जो आप सामने दिखाई दे रहा है आपको, What is your reaction to it? ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, उसमें आपकी रिएक्शंस, what is the first reaction that you have? कितने लोगों को लगता है कि ये डिस्टर्बिंग है? कितने लोगों को लगता है कि ये ब्यूटीफुल है? क्या ज्यादातर लोगों को ये डिस्टर्बिंग लग रहा है या नहीं? Yes, ma'am. I can't relate, ma'am. Okay. You can type also. Let me discard this. तो जब दादाइज्म में इस तरह की इमेज बनाई गई, तो ये एक मान्यता जो है या एक कॉमन फैक्टर है, ये हमें आर्टवर्क समझ में ना आए या नहीं आए, ये जो लिखा है वो पढ़ने आए या नहीं आए, अगर आप कोई म्यूजियम में जाके इस इमेज को देखेंगे, इस स्कल्पचर को देखेंगे, तो मुझे लगता है एक कॉमन रिएक्शन, एक ए फैक्टर है जो सब में कॉमन है। तो दादाइज्म जब स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो वो एक्चुअली स्ट्रक्चर का उपयोग करके स्ट्रक्चर ब्रेक करता है। तो सो इज ट्रू फॉर दिस इमेज, इस इमेज को लेकर। व्हाट इज योर रिएक्शन टू दिस इमेज? ये इमेज देखकर आपको क्या लगता है? दिस इज अ ब्रोकन ग्लास। What does broken glass relate to you? Am I connected or not? कुछ और देखते हैं या लेट्स लुक एट दिस सीरीज। अब इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको वो हंटर गैदरर्स वाली बात बताई। दादाइज्म बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि और एक कॉमनैलिटी और एक समानता जो पूरी दुनिया में एंथ्रोपोलॉजी में पाई गई है, वो है हमारी चीजें बटोरने की आदत, जिसके बारे में शुरुआत में मैं बात कर रही थी कि गैदर थिंग्स। तो यहाँ दादाइज्म में उन्होंने उपयोग किया है रेडीमेड्स का, मतलब हमारे पास जो चीजें हैं उन्हीं को मैनिपुलेट करके कुछ और बनाया है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंगली यूटिलाइज किया गया है। अब या इस तरह के वर्क हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या किया है, ये जो प्रसिद्ध प्रख्यात काम है उसको डिस्टॉर्ट किया है। एला शॉदोकूल, शी इज नॉट, शी हैज एन हॉट एस, इस तरह से फ्रेंच ट्रांसलेट होता है। तो इट इज लाइक अब्यूजिंग द स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस। तो दोबारा हमें दिखाई देता है कि स्ट्रक्चर को बहुत इंटरेस्टिंगली मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। तो स्ट्रक्चरलिज्म, इस रिसर्च मेथोडोलॉजी का उपयोग से हमें क्या प्राप्त होता है? हम स्ट्रक्चरलिज्म का उपयोग कर कर इतने अलग तरह के आर्टवर्क्स को भी समझने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आर्टवर्क हमें सामने दिखाई दे रहा है, फाउंटेन, ये हम फॉर्मलिस्टिकली एनालाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें कुछ क्रिएट ही नहीं हुआ है ना? Has anybody created anything? Not really. Not as an artwork, मतलब ये फॉर्म ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चर्ड है या ये आर्टवर्क है। इसको फॉर्मलिस्टिकली या आइडियलिस्टिकली या सौंदर्य की परिभाषा से शायद हम नहीं देख पाएंगे, पर अगर हम स्ट्रक्चरलिज्म का अभ्यास करेंगे तो शायद हम इसे देख पाएंगे। अब यही लेट्स से अप्लाई करते हैं हम गोया के सैटर्न हिटिंग हिज ओन सन को।
तो अगर उस कालखंड का और स्पेन के स्ट्रक्चर का हम अभ्यास करेंगे तो शायद हम पास पहुंच पाए समझने के कि इस व्यवस्था के खिलाफ गोया ने इस तरह का काम क्यों किया है। अब इस तरह के सिमिलर आर्टवर्क्स हमें दिखाई देते हैं पॉप आर्ट में भी। तो ये आई एम बिगिनिंग विद दीज आर्टवर्क्स, दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। So this is a very popular work. Just what is it that makes today's home so different, so appealing? ये 1950s में बनाया हुआ वर्क है। तो दादाइज्म जो था वो पहले विश्व महायुद्ध के बाद घटा था, और पॉप आर्ट जो है मतलब पॉपुलर आर्ट। तो पॉपुलर आर्ट बेसिकली नाम में ही लोक व्यवस्था है, और इन्होंने लोक व्यवस्था के को लेकर ही काम किए हैं अपने आर्ट वर्क्स में। तो इस तरह से आर्टवर्क्स हम रिसर्च मेथोडोलॉजी स्ट्रक्चरलिज्म की यूज करके अभ्यास कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं स्ट्रक्चरलिज्म का उपयोग रेनेसांस के स्टडी के लिए भी किया जा सकता है, जो अगेन आई एम गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। तो इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें इस आर्टिस्ट ने कोलाज वर्क किया है और डिपिक्ट करने की कोशिश की है उस दौरान के कल्चर को। तो what do you see in this work? क्या ऑब्जर्व करते हैं आप इस वर्क में? You have seen this work before, right? आप लोगों ने ये काम पहले देखा होगा ना? What do you see in this work? Are you guys able to hear me? आपको सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसमें क्या दिखाई देता है आप हम लोगों को? What do you see in this? It's too complex? Okay. तो अब यहाँ बिल्कुल सामने आपको दिखाई देंगे ये कैरेक्टर, जो बहुत ग्रीक स्कल्पचर से मिलते जुलते फॉर्म में है, पर ये है फोटोग्राफ। तो ये एक आइडियल इमेज बनाई है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो फीमेल है बैठी हुई, दोनों ही अजीब है एक हिसाब से। भी वो नॉन इमेजरी है ग्रीक पीरियड की। तो आप देखेंगे कि यूरोपियन एकेडमिज्म, आपको याद होगा हमने ओलंपिया देखी थी, अपोजिट ये पोस्चर है। पीठ की बजाय बिल्कुल सामने से ये बैठी है। पोस्चर्स जो है कॉन्ट्रापेस्टो, जिसके बारे में हम फॉर्मलिज्म में डिस्कस कर रहे थे, वो भी इन दोनों फिगर्स में है। तो जो एस्थेटिक स्ट्रक्चर है डिसाइडेड आर्ट में, उसको यहाँ पे रीयूटिलाइज किया हुआ है। अब इसमें और चीजें आप देखेंगे, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो है इस एक पेंटिंग में कंबाइन किए हुए हैं। जैसे पर्सपेक्टिव का उपयोग किया हुआ है। फिर उन्होंने और क्या किया है, टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश की है। फिर उस दौरान के जो पॉपुलर चीजें हैं, जैसे यहाँ पे पॉलिटिशियन के फोटोग्राफ है, कॉमिक्स पॉपुलर थे वो यहाँ पे लगाई है। तो यहाँ इस आर्टिस्ट ने पॉप आर्ट में क्या किया है, पॉपुलर जो सारी इमेजरीज है, एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो उस दौरान लोगों को जो मान्य था, पसंद था, वो सारी चीजें एक साथ लाकर एक पेंटिंग में रखी है। तो उसी का ये सेकंड वर्जन है। यहाँ पे भी आपको सिमिलर चीजें दिखाई देंगी। अब ये बहुत सबकॉन्शियसली इंटरेस्टिंग वर्क्स होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। यहाँ भी आप देखेंगे या यहाँ देखेंगे, ये जो सेंट्रल वैनिशिंग पर्सपेक्टिव है, दिस इज समथिंग विच यूरोपियन माइंड इज यूज्ड टू लुकिंग एट। यूरोपियन माइंड जो है उनको इस तरह से इमेज देखने की आदत है। आप लास्ट सपर लियोनार्डो का याद करेंगे तो उसमें इस तरह का पर्सपेक्टिव दिखाया गया है। आप रफाइल के पेंटिंग्स याद करेंगे तो वहां ऐसे इस तरह से पर्सपेक्टिव का बैलेंस किया हुआ है। तो जो विजुअल स्ट्रक्चर है यूरोपियन माइंड में, उसी स्ट्रक्चर में इन्होंने अपनी आइडियाज बिठाई है, और उस स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करने की वो कोशिश करते हैं। इट इज अ स्ट्रक्चर दैट वी आर यूज्ड टू एंड इट इज बीइंग डिस्टॉर्टेड फॉर अस। Just give me a minute. Let's go
Another example. अब हम दादाइज्म के हिसाब से वापस इन्हीं आर्ट, these are works of रोशनबर्ग, और इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, जैसे दादाइज्म में फाउंड ऑब्जेक्ट्स है, उसी तरह उन्होंने कंबाइंस नामक एक सीरीज बनाई है. और यहाँ भी फाउंड ऑब्जेक्ट्स मतलब ढूंढ के, गैदर करके इन सारी ऑब्जेक्ट्स को साथ में लाया गया है और इनको लेकर आर्टवर्क्स बनाए गए हैं. अब पॉप आर्ट और दादाइज्म में साथ में इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इन दोनों इज्म्स का एक टिपिकल स्ट्रक्चर है कि ये दोनों मूवमेंट्स वॉर के बाद शुरू हुई है ना. बोथ द मूवमेंट्स हैव बिगन आफ्टर द वॉर, पोस्ट वॉर पीरियड में ये बनी हुई है. और दोनों ही जगह पे फाउंड ऑब्जेक्ट्स मतलब प्राइमल इंस्टिंक्ट जो ह्यूमन बीइंग का है, वहां उस वक्त में जाकर आर्टिस्ट अपना आर्टवर्क क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो जैसे शिवा और डायोनिसिस ये जो कैरेक्टर्स हैं, जो संस्कृति के एवोल्यूशन में, जैसे संस्कृति का विकास होता है वैसे उसी संस्कृति की व्यवस्था को तोड़ते हुए कैरेक्टर्स भी उस संस्कृति का भाग बनते हैं. उसी तरह से जब युद्ध हुए हैं, और वो युद्ध जो हुए हैं वो व्यवस्था के लिए हुए हैं और स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए हुए हैं, और उसके बाद जो दो विजुअल आर्ट मूवमेंट्स आई है वो स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स को लेकर उन्हें ब्रेक करने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है. तो जब हम ऐसी कॉम्प्लेक्स आइडियाज को समझने की कोशिश करते हैं तो इस तरह की रिसर्च मेथोडोलॉजी उपयोग में लाई जाती है. या इट्स ऑलमोस्ट 12. 2 घंटे हो गए. Yeah, we'll stop here. We'll take a break here. We'll continue tomorrow. आज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था ये जो कंसेप्ट था, which I was trying to convey. Okay, broken glass represents resistance. Very true. Negative feeling. Yes. तो किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज पूछिए. मैम उनका नाम दादाइज्म ही क्यों था? किसका? उस इज्म का? दादाइज्म. दादाइज्म बेसिकली इज मीनिंगलेस. मतलब उन्होंने बस रैंडमली दादा ऐसे आवाज चूज की जिसका बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके पूरे इज्म की कॉन्सेप्ट थी कि हमें मीनिंगलेस चीजें करनी है, अर्थहीन चीजें करनी है. तो कुछ भी हो सकता था, दादा है मतलब. दैट इज हाउ इट इज. थैंक यू मैम.